हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर का लेक्चर थर्ड में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स का, एल्केन के भौतिक गुण। पहला देखते हैं भौतिक गुण। इसमें है भौतिक अवस्था, इंग्लिश में है फिजिकल स्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका C1 से C4, मतलब कार्बन की संख्या 1 से कार्बन की संख्या 4 तक के जो सभी एल्केन होते हैं वे रंगहीन गंधहीन है, वे गैस होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 तक कार्बन जिसमें 4 तक पाए जाते हैं, तो वे सभी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं और गंधहीन भी होते हैं। मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता और उसमें कोई गंध भी नहीं होती और वो एक गैस होते हैं। सेकंड है इसका कार्बन 5 से कार्बन 17 तक के सभी एल्केन रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। मतलब कार्बन जिसमें 5 होता है और 5 से 17 तक, मतलब जिसमें कार्बन 5 से कार्बन 17 तक के जितने भी एल्केन्स होते हैं उनमें कि वे क्या होते हैं, उनका भौतिक गुण क्या होता है, वे रंगहीन होते हैं और वे वाष्पशील भी होते हैं। मतलब वे वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं और वे द्रव होते हैं। ये क्या थे, ये गैस थे, ये हैं द्रव। और थर्ड पॉइंट है इसका जैसे उच्च सदस्य वाले एल्केन रंगहीन ठोस होते हैं। मतलब जो C17 से उच्च, जिसमें C17 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होते हैं, मतलब C18 से उच्च जितने भी हों, तो वे सब क्या होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता और वे ठोस होते हैं। तो इसे हम नोट में लिख सकते हैं सिंपल से, जैसे C1 से C4 तक रंगहीन गंधहीन गैस, C5 से C17 तक रंगहीन वाष्पशील और द्रव, C17 से उच्च क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं और ठोस होते हैं। और सेकंड है इसका क्वथनांक देख लेते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही होगा, जिसमें कोई किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। या फिर आप इसे सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, जब कोई द्रव अवस्था में तो वाष्प अवस्था में मतलब वो उबलने लगता है, मतलब उसके उबलने का जो तापमान होता है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इसमें देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एल्केन का क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है। मतलब एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, अगर कार्बन की संख्या घटेगी तो वो भी घटेगा। तो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कार्बन एटम्स की संख्या के। मतलब कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और कार्बन एटम की संख्या घटेगी तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन और एन पेंटेन। तो इसमें मैथेन का सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या सबसे कम है, और फिर एथेन में इसमें 1 है, इसमें 2 है, और प्रोपेन में कितने होते हैं, 3। एन ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन में कितनी होती है, 4, और एन पेंटेन में कितनी होती है, 5। तो इसमें कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो इसमें आप देखते हैं कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन तो ये ऐसे लिखे हुए, लेकिन एन क्या है इसमें, एन इनमें क्या है। तो सबको पता होगा कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन तो एक ही है, इनमें तो कोई पहचान की बात नहीं होगी कि इसमें कौन सा प्रोपेन है, मतलब किस टाइप का प्रोपेन है या किस टाइप का एथेन है। लेकिन एन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन कई टाइप के होते हैं, जैसे श्रृंखला में और शाखाएं निकल जाती हैं उसकी और अशाखित होते हैं। तो इनमें एन ब्यूटेन है, मतलब ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल, मतलब ये एक सीधी श्रृंखला में है, इसमें कोई शाखा वाखा नहीं है। तो एन पेंटेन का भी मतलब ये एक नॉर्मल पेंटेन है। चूँकि एन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है वान डेर वाल्स बल के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पृष्ठीय क्षेत्र के। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जो एन एल्केन होते हैं, मतलब जो नॉर्मल एल्केन होते हैं जिसमें सीधी श्रृंखला पाई जाती है, का बॉइलिंग पॉइंट उसके वान डेर वाल्स बल, जैसे वान डेर वाल्स बल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आपने वान डेर वाल्स बल की वीडियो डाली हुई है, आप जाकर वहाँ पे डिटेल में समझ सकते हैं वान डेर वाल्स बल क्या होता है। तो अगर किसी का वान डेर वाल्स बल ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर वान डेर वाल्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ऐसा ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बाहरी सतह का जो क्षेत्रफल होता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो उसका वान डेर वाल्स भी बढ़ेगा, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। यदि एल्केन्स में कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, यदि हम देखते हैं कि इसमें सब में कार्बन परमाणु की संख्या समान है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/, शाखाओं की संख्या के। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो शाखाओं की संख्या घटेगी। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा शाखाएं होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और जिसमें शाखाएं सबसे कम होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन, इसमें 5 कार्बन है और इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन इसमें देखते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन की संख्या तो देख के हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि सब में सेम ही है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें शाखाएं कितनी है, इसमें तो एक भी शाखा नहीं, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल होगा। और इसमें एक शाखा है तो ये क्या हो गया, आइसो। 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक शाखा है तो इसे क्या कहेंगे, आइसो। और इसमें कितनी शाखाएं हैं, इसमें 2 शाखाएं हैं तो इसे क्या कहेंगे, नियो। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें शाखाओं की संख्या कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम शाखा किसमें, इसमें है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा नॉर्मल का, फिर आइसो का होगा, फिर नियो का होगा। क्योंकि इसमें एक शाखा है, इसमें 2 शाखा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका गलनांक देखेंगे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। एल्केन का गलनांक उनके अनुभार के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एल्केन, मतलब एल्केन का जो गलनांक होता है, मतलब जिस पे वो गलना प्रारंभ कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके अनुभार, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या के बराबर होता है। बट सम कार्बन वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट विषम कार्बन वाले एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो सम कार्बन वाले एल्केन होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा होता है किससे, विषम कार्बन वाले एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट से। मतलब जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सम होगी, मतलब जो 2 से कट सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सम, और जो 2 से नहीं कट सकते उन्हें क्या कहते हैं, विषम। तो जिसका जो सम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा विषम वाले से। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 तक देख लेते हैं किसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसमें कम होगा। तो C1 मतलब ये एक विषम संख्या है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट C2 से क्या होगा, कम होगा। तो ये एक सम संख्या है 2, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा C1 से। और C2 C3 में किसका ज़्यादा होगा, C2 का, क्योंकि ये एक सम संख्या है और ये विषम। और तो इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, C4 का, और इन दोनों में C4 का, इन दोनों में किसका होगा, C6 का। तो जिसमें सम संख्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट विषम वाले से ज़्यादा होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। सम कार्बन परमाणु एटम वाले एल्केन में अधिक निविड़ संकुलन होता है। तो ये निविड़ संकुलन क्या होता है, निविड़ संकुलन मतलब जैसे किसी बॉक्स में कोई चीज़ एकदम व्यवस्थित तरीके से एकदम फुल्ली भरी हुई है, मतलब उसमें कोई गैप नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, निविड़ संकुलन। जैसे आपने किसी डिब्बे में कुछ भरा तो उसमें कोई सामान आना था लेकिन वो आ नहीं पाया, थोड़ा बहुत रह गया, तो आप क्या करेंगे, उस डिब्बे को थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे वो थोड़ा सामान व्यवस्थित हो जाए। फिर जो बचा सामान है आप उसे भी उसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई भी गैप नहीं बचेगा। तो उसे क्या कहते हैं, निविड़ संकुल। तो सम कार्बन एटम वाले एल्केन में अधिक निविड़ संकुलन होता है क्योंकि इसमें जो सम वाले होते हैं, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, तो उसमें निविड़ संकुलन ज़्यादा होता है, वे ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं, तो उसका इसलिए ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th भौतिक गुण इसका, विलेयता, मतलब सोल्यूबिलिटी। एल्केन अध्रुवीय होते हैं, आता है ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब इसका क्या है, जो एल्केन होते हैं वे सभी क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, और अध्रुवीय होने के कारण ही वे अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है C6H6 CCl4 और पेट्रोलियम ईथर एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, अध्रुवीय विलायक है, जो अध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं, परंतु ध्रुवीय विलायकों में नहीं होते। जो एल्केन होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील नहीं होते। तो जैसे एग्जांपल है इसका H2 और ROH एटसेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया। और 5th है इसका घनत्व, मतलब डेंसिटी।
एल्केन जल से हल्के होते हैं, मतलब जो एल्केन्स होते हैं उनका घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है, तो उनमें डेंसिटी भी कम होगी। तो एल्केन का घनत्व उनके अणुभार के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे एल्केन का जो घनत्व होता है वो उनके अणुभार के साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो अणुभार कैसे बढ़ेगा? जब उसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी और हाइड्रोजन और कार्बन बढ़ेंगे तो उनका अणुभार भी बढ़ेगा, तो उनका घनत्व एल्केन का घनत्व भी बढ़ेगा। तो इसके एल्केन का घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अणुभार के। तो ये आपके पूरे हुए भौतिक गुण। कल को हम पढ़ेंगे क्या? इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर आपका एल्केन्स पूरा हो जाएगा, फिर आप चलाएंगे साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो अगर इसका PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लें, हमने डाला हुआ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।